यह दौर वैसा था जहां भारत की राजनीति सतह पर शांत दिखती थी, लेकिन भीतर लगातार दबाव बन रहा था। संधियां हो रही थीं और हर पक्ष यह मान रहा था कि सामने वाला अब बंध चुका है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। इसी दौरान शक्ति संतुलन को लेकर गलतफहमियां बनने लगीं। यहीं से कहानी असल रूप लेना शुरू करती है, जहां भ्रम, दबाव और रणनीति आपस में टकराते हैं और जहां आगे होने वाली हर घटना सिर्फ संयोग नहीं रह जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सदी के मध्य तक दक्कन की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीमित संसाधनों के बावजूद सह्याद्री और कोंकण क्षेत्र में एक संगठित मराठा सत्ता खड़ी कर दी थी, जिसने बीजापुर और मुगल सल्तनत दोनों की सैन्य और प्रशासनिक योजनाओं को लगातार चुनौती दी। इसी विस्तार को रोकने के उद्देश्य से मुगल सल्तनत ने दक्कन में बड़े सैन्य अभियानों की तैयारी शुरू की, लेकिन 1664 में सूरत की लूट के बाद मराठा शक्ति को लेकर मुगल दरबार की चिंता और गहरी हो गई। इसी वजह से औरंगजेब ने दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को एक बड़ी सेना के साथ भेजा था, जिसका मकसद मराठों को राजनीतिक तौर पर दबाव में लाना और छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि के लिए मजबूर करना था। 1665 में चले इस अभियान के दौरान मराठों पर कई मोर्चों से दबाव बढ़ गया और समुद्र और जमीन दोनों रास्तों पर मुगल काबू जमाने की कोशिशें तेज हो गईं। इन परिस्थितियों में पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ किले सौंपने पड़े और मुगल सल्तनत के साथ औपचारिक समझौता करना पड़ा। इसी समझौते की शर्तों के अंतर्गत मराठा पक्ष से मुगल शिविर में उपस्थिति सुनिश्चित की गई और संधि के तुरंत बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को राजा जय सिंह के शिविर में भेजने का निर्णय लेना पड़ा और यहीं से आगे की कहानी शुरू होती है। 17 जून 1665 को समझौते के तहत छत्रपति संभाजी महाराज को राजा जय सिंह के शिविर में भेजा गया। उनके साथ उग्रसेन कछवाहा था, जिसे उनके साथ रहने और देखभाल के लिए रखा गया था, और उस समय उनकी उम्र केवल 7 साल थी। शिविर में उनका ठहराव कुछ दिनों तक रहा, लेकिन व्यवहार में उन्हें आजाद मेहमान की तरह नहीं, बल्कि निगरानी में रखे गए व्यक्ति की तरह रखा गया, और कुछ दिन बाद वे वापस छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ गए। इसके बाद 1666 में छत्रपति संभाजी महाराज अपने पिता के साथ आगरा गए और वहां उन्होंने वह घटना देखी जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में हुए अपमान के बाद सभा से बाहर निकल आए। इसके बाद हालात बदल गए और कुछ समय बाद छत्रपति संभाजी महाराज को फिर से आगरा भेजा गया, इस बार राजा राम सिंह के साथ। आगरा में रहते हुए जब नजरबंदी और निगरानी और कड़ी हो गई, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां से निकलने की योजना बनाई और वे फल और मिठाइयों की टोकरी में छिपकर आगरा से निकलने में सफल हुए। आगरा से सुरक्षित निकल आने के बाद मुगलों का ध्यान भटकाने और किसी भी संभावित खोज से बचने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को कुछ समय के लिए मथुरा में ठहराया। वहां उन्हें 3 ब्राह्मण भाइयों की देखरेख में रखा गया, जिनका काम था कि वे उनकी पहचान छिपाकर रखें और रोजमर्रा की गतिविधियों में सावधानी बरतें। मथुरा में वे कुछ महीनों तक इसी व्यवस्था में रहे और जब स्थिति पूरी तरह सुरक्षित मानी गई, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें वहां से वापस बुला लिया। बाद में औरंगजेब के साथ दोबारा संधि होने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को एक मनसब दिया गया और उन्हें औरंगाबाद भेजा गया ताकि वे शहजादा मोहम्मद मुअज्जम के सामने हाजिरी दे सकें। नाबालिग होने के कारण मुलाकात के बाद उन्हें वापस लौटने की अनुमति मिल गई। इसके बाद 26 जनवरी 1671 से छत्रपति संभाजी महाराज को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 14 थी। 10 जनवरी 1677 तक छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हो चुका था। इसके बाद जनवरी 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को राजापुर भेजा ताकि अंग्रेजों की शिकायतों का हल निकाला जा सके। वहां उन्होंने न्याय का भरोसा दिया और निष्पक्ष कार्रवाई का वादा किया, जिससे अंग्रेज अपनी फैक्ट्री वहां बनाए रखें। लेकिन 13 दिसंबर 1678 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में एक गंभीर संकट आया।
जब छत्रपति संभाजी महाराज अचानक अलग हो गए। जेडे क्रोनोलॉजी के अनुसार वे परली किले से निकलकर मुगल इलाके में दिलेर खान के पास चले गए, जहां उन्हें जगह दी गई। इस घटना की पुष्टि समकालीन स्रोत करते हैं, लेकिन इसके कारणों पर सबकी राय एक जैसी नहीं है। फ्रांसवा मार्टिन के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता से नाराजगी के कारण मुगलों का साथ लिया, क्योंकि 17 फरवरी 1679 की सूरत से भेजी गई एक अंग्रेजी चिट्ठी में उनके गहरे असंतोष और दिलेर खान के पास जाने का जिक्र है। इसके साथ ही यह झूठी अफवाह भी फैलाई गई कि वे इस्लाम अपनाने वाले हैं। सभासद सिर्फ इतना लिखते हैं कि वे नाराज होकर दिलेर खान के पास चले गए, जबकि तारीख-ए-दिलकुशा में कहा गया है कि वे परनाल किले में नजरबंद थे और वहां से निकल भागे। बसातीन उस सलातीन इस दूरी की वजह एक महिला के प्रति उनका आकर्षण बताता है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं मिलते। इस मतभेद का असली कारण आज भी साफ नहीं है। तारीख-ए-दिलकुशा और बसातीन के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज कुछ साथियों के साथ भागे और पीछा किए जाने के दौरान दिलेर खान से सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ में तारीख-ए-दिलकुशा यह भी बताता है कि दिलेर खान ने इखलास खान को 3 से 4 हजार सैनिकों के साथ भेजा और खुद भी आगे बढ़ा। मुलाकात के बाद दिलेर खान ने औरंगजेब को सूचना दी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज के राजा के खिताब 7000 के दर्जे और उपहारों की पुष्टि की। इसके बाद मुगल खेमे में खूब जश्न और दावतें भी हुईं। हालांकि महादजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दामाद थे, ने दिलेर खान के इस कदम पर खुलकर सवाल उठाया कि छत्रपति संभाजी महाराज को साथ रखकर मराठा इलाकों के खिलाफ कदम उठाना न सिर्फ राजनीतिक तौर पर गलत है, बल्कि भरोसे के भी खिलाफ है। लेकिन महादजी का यह विरोध दिलेर खान को पसंद नहीं आया और उसने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया। यह घटना केवल मुगल शिविर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी खबर तेजी से अलग अलग रास्तों से फैल गई। सूरत और पश्चिमी तट के अंग्रेजी कारखानों तक यह सूचना पहुंची और 1679 की शुरुआत में लिखी गई अंग्रेजी चिट्ठियों में इसका उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह मामला समकालीन राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुका था। इसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्तर पर बिल्कुल अलग दिशा में काम कर रहे थे। वे अपने पूर्वी समुद्री इलाकों को अपने पश्चिमी राज्यों से सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए रणनीतिक इलाकों को मजबूत कर रहे थे, ताकि किसी भी बड़े टकराव की स्थिति में राज्य का संपर्क और रसद व्यवस्था बाधित न हो। पहले किए गए अभियानों से मिली जानकारी और स्थानीय हालात को ध्यान में रखते हुए मराठा नेतृत्व ने सीमित बल का इस्तेमाल और दबाव बनाने का तरीका अपनाया। इसी क्रम में 3 मार्च 1679 को कोप्पल पर मराठों का कब्जा बिना किसी बड़े युद्ध या खुले खून खराबे के स्थापित हो गया। यह कार्रवाई जनार्दन नारायण के नेतृत्व में हुई, जो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन एक भरोसेमंद प्रशासनिक सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और दक्षिणी अभियानों में राजनीतिक दबाव, वार्ता और सीमित सैन्य बल के संयोजन का उपयोग करने के लिए जाने जाते थे। कोप्पल के मामले में उन्होंने सीधे टकराव की बजाय पहले से पकड़े गए बंधकों, स्थानीय सरदारों के साथ किए गए समझौतों और क्षेत्रीय हालात की जानकारी का इस्तेमाल किया। इन उपायों के चलते कासिम खान, जो उस इलाके में मुगल पक्ष का स्थानीय जिम्मेदार और किले की व्यवस्था संभाल रहा था, प्रभावी प्रतिरोध खड़ा नहीं कर सका और किले का नियंत्रण अपेक्षाकृत शांत तरीके से मराठों के हाथ में चला गया। कासिम खान मूल रूप से मुगल प्रशासन के अधीन एक स्थानीय सैन्य प्रशासनिक अधिकारी था, जिसकी पकड़ आसपास के इलाके तक सीमित थी और जो बड़े सैन्य संसाधनों के बिना किले की देखरेख कर रहा था। जनार्दन नारायण की रणनीति ने उसकी इस कमजोरी को उजागर किया और बिना लंबी घेराबंदी या संघर्ष के उसे पराजित कर दिया। इसी अवधि में हुसैन खान मियाना भी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। हुसैन खान मियाना पहले दक्खन क्षेत्र में सक्रिय एक अनुभवी स्थानीय व्यक्ति था, जिसे इलाके की राजनीति, मार्गों और लोगों की अच्छी समझ थी। उसके मराठा पक्ष में आने से न केवल स्थानीय संपर्क मजबूत हुए, बल्कि क्षेत्रीय सूचनाओं और प्रशासनिक तालमेल में भी मराठों को स्पष्ट लाभ मिला।
इसके बाद अभियान उसी गति से आगे बढ़ा। 18 मार्च 1679 को बहादुरबिंडा किला मराठों के हाथ आया और इससे कुछ ही दिन पहले 10 मार्च 1679 को आनंद राव ने डोडा बल्लापुर पर कब्जा कर लिया था। इन कार्रवाइयों से यह साफ हो गया कि मराठा पक्ष अब भी जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ दिलेर खान को यह लगने लगा था कि चूंकि छत्रपति संभाजी महाराज उसके काबू में हैं, इसलिए वह मराठा इलाकों में बिना ज्यादा रोक टोक के आगे बढ़ पाएगा। इसी सोच के तहत उसने अपना ध्यान भूपलगढ़ की ओर केंद्रित किया। दिलेर खान छत्रपति संभाजी महाराज को अपने साथ रखते हुए कोल्हापुर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित भूपलगढ़ की ओर बढ़ गया। यह किला हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया था और इसकी स्थिति एक मजबूत पहाड़ी पर थी, जिससे यह प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित माना जाता था। किले की कमान फिरंगोजी नरसाला के हाथ में थी, जो वहां की सैन्य व्यवस्था और रसद की देखरेख कर रहे थे। लड़ाई शुरू होने से पहले समकालीन विवरणों के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज की ओर से फिरंगोजी नरसाला को एक पत्र भेजा गया, जिसमें उनसे किले को मुगलों के हवाले करने का आदेश दिया गया था। हालांकि इस मांग का कोई जवाब नहीं दिया गया और किले के भीतर से आत्मसमर्पण का कोई संकेत नहीं मिला। भूपलगढ़ उस समय पर्याप्त रसद से भरा हुआ था और वहां मजबूत मराठा फौज तैनात थी, जो लंबे घेराव को झेलने की स्थिति में मानी जाती थी। इसके बावजूद दिलेर खान ने घेराबंदी की तैयारी तेज कर दी। रात के समय मुगल तोपखाने को कठिन पहाड़ी रास्तों से घसीटकर ऊपर चढ़ाया गया, ताकि अगले चरण में सीधे किले की दीवारों और बुर्जों पर हमला किया जा सके। मुगल तोपखाने द्वारा भूपलगढ़ पर हमला पूरी तैयारी के साथ शुरू किया गया। पहाड़ी किले की ऊंचाई और मजबूत बनावट को ध्यान में रखते हुए दिलेर खान ने सीधे पैदल धावा बोलने के बजाय पहले तोपों का इस्तेमाल किया। भारी तोपों से किले की दीवारों और बुर्जों पर लगातार गोलाबारी की गई, जिससे किले की बाहरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया जा सके और भीतर मौजूद मराठा फौज पर दबाव बनाया जाए। यह तोपबारी देर रात तक चलती रही और इसका उद्देश्य किले की रक्षा व्यवस्था को कमजोर करना और मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करना था। अगले दिन सुबह होते ही मुगल फौज ने किले पर सीधा हमला शुरू किया। पैदल सैनिकों और सहायक टुकड़ियों ने अलग अलग दिशाओं से चढ़ाई की और किले के प्रवेश मार्गों पर कब्जा करने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जो दोपहर तक चलता रहा। मराठा सैनिकों ने किले के भीतर से कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन संख्या, भारी हथियारों और तोपखाने के दबाव के कारण धीरे धीरे स्थिति उनके खिलाफ होती चली गई। लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किला आसानी से नहीं गिरा था। आखिरकार दोपहर के आसपास मुगल सेना किले के अंदर प्रवेश करने में सफल रही और भूपलगढ़ पर उनका कब्जा हो गया। किले के भीतर मौजूद अनाज और रसद का बड़ा भंडार दिलेर खान के हाथ लगा, जो इस पूरे अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इस रसद को मुगल फौज में बांट दिया गया ताकि आगे के अभियानों के लिए सेना को आपूर्ति की समस्या न रहे। इसके अलावा किले से मिले अन्य उपयोगी सामान और संसाधनों को भी सैन्य जरूरतों के अनुसार बांटा गया। किले के पतन के बाद मुगल फौज ने कठोर कार्रवाई की। लगभग 700 लोगों को कैद कर लिया गया और दंड के तौर पर प्रत्येक कैदी का एक हाथ काट दिया गया। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया ताकि यह घटना आसपास के मराठा इलाकों में डर और चेतावनी के रूप में फैल सके। इस कार्रवाई का मकसद आगे किसी भी तरह के विरोध को रोकना था। जेडे क्रोनोलॉजी के अनुसार 3 अप्रैल 1679 को भूपलगढ़ पूरी तरह दिलेर खान के कब्जे में आ गया और इसके साथ ही इस अभियान का पहला बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। हालांकि इतना मजबूत और कठिन पहाड़ी किले का इतने कम समय में गिर जाना स्वाभाविक रूप से उस समय के इतिहासकारों के लिए हैरानी की बात बना रहा। बसातीन उस सलातीन और तारीख-ए-दिलकुशा दोनों ही ग्रंथ भूपलगढ़ के पतन का क्रम बताते हैं, लेकिन इसके पीछे की ठोस वजह को स्पष्ट नहीं करते। इसी खालीपन को भरने वाला विवरण चितनिस क्रॉनिकल में मिलता है, जो इस घटना के मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पहलू पर रोशनी डालता है। चितनिस के अनुसार किले की मराठा फौज उस समय असमंजस की स्थिति में आ गई जब उन्होंने देखा
कि छत्रपति संभाजी महाराज स्वयं दिलेर खान के साथ मुगल शिविर में मौजूद हैं। सैनिकों के सामने यह स्पष्ट नहीं था कि वे जिस अभियान का सामना कर रहे हैं उसमें उनके राजा के पुत्र की भूमिका क्या है और क्या उन पर सीधा हमला करना उचित होगा। इस भ्रम की स्थिति ने किले की रक्षा व्यवस्था को भीतर से कमजोर कर दिया और फौज को यह डर सताने लगा कि यदि उन्होंने तोपों या बंदूकों से जवाबी कार्रवाई की और किसी तरह छत्रपति संभाजी महाराज को क्षति पहुंच गई तो इसका दायित्व उन्हीं पर आ जाएगा। इसी मानसिक दबाव और अनिश्चितता के कारण किले की फौज ने पूरी क्षमता से प्रतिरोध नहीं किया। निर्णायक क्षणों में सैनिकों ने आक्रमण रोकने के बजाय रात के समय किले को खाली करना अधिक सुरक्षित समझा। यह पीछे हटना किसी सैन्य हार से अधिक एक विवश निर्णय था जो राजनीतिक परिस्थितियों और भावनात्मक भय से उपजा था। परिणाम स्वरूप अगली सुबह मुगल फौज ने किले पर नियंत्रण पाया। उन्हें अपेक्षाकृत कम संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा। उन्होंने अपने अधीन सभी किलों की फौजों को स्पष्ट और कठोर आदेश जारी किए। इसमें साफ कहा गया कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में किला खाली नहीं किया जाएगा, चाहे सामने कोई भी हो। सैनिकों को यह भी निर्देश दिया गया कि यदि शत्रु आक्रमण करे तो बिना किसी हिचक और संकोच के पूरी ताकत से गोली चलाई जाए। यह आदेश केवल सैन्य रणनीति नहीं था, बल्कि उस भ्रम और द्वंद्व को खत्म करने का प्रयास था जिसने भूपलगढ़ जैसे मजबूत किले को बिना निर्णायक संघर्ष के हाथ से निकलने दिया। जिस दिन भूपलगढ़ मुगल नियंत्रण में गया, उसी दिन मराठा पक्ष की ओर से लगभग 16,000 घुड़सवार उस किले की सहायता के लिए वहां पहुंच चुके थे। यह बल अलग अलग दिशाओं से तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन जब वे भूपलगढ़ के पास पहुंचे तब तक किला दिलेर खान के हाथों में जा चुका था। मराठा टुकड़ियों को यह सूचना उसी समय मिली, जिससे उनकी योजना तत्काल बदलनी पड़ी। उधर जैसे ही दिलेर खान को इस बड़े मराठा घुड़सवार दल के आगमन की खबर मिली, उसने स्थिति को हल्के में न लेते हुए तुरंत जवाबी कार्रवाई का निर्णय लिया। दिलेर खान ने इखलास खान, राजा जसवंत सिंह बुंदेला और रशीद खान उर्फ इलाहा मुल्ला खान को लगभग 15,000 घुड़सवारों के साथ मराठा बल का सामना करने के लिए आगे भेज दिया। यह टुकड़ी भूपलगढ़ से लगभग 6 कोस की दूरी पर मराठा घुड़सवारों से जा टकराई। मुठभेड़ शुरू होते ही मुगल पक्ष को यह स्पष्ट हो गया कि संख्या में वे मराठों से कम है और खुले मैदान में लंबे समय तक टिक पाना उनके लिए कठिन होगा। इस स्थिति को देखते हुए मुगल टुकड़ी ने पास के एक 4 दीवारी वाले गांव में शरण लेने का फैसला किया। उस गांव में घुसते ही मुगल टुकड़ी ने अपने घुड़सवारों और तोपखाने को सीमित क्षेत्र में व्यवस्थित किया और चारों दिशाओं से होने वाले हमलों को रोकने की तैयारी की। हालांकि मराठा घुड़सवारों ने गांव को घेर लिया और लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन मुगल टुकड़ी ने अपने तोपखाने की मदद से स्थिति संभाले रखी। लगभग 6 घंटे तक यह टुकड़ी चारों ओर से हो रहे हमलों के बावजूद गांव के भीतर टिके रहने में सफल रही और मराठा बल को आगे बढ़ने से रोके रखा। इस दौरान दिलेर खान को जब यह सूचना मिली कि उसकी अग्रिम टुकड़ी चारों ओर से घिरी हुई है, तो उसने तुरंत सरफराज खान और लतीफ शाह को एक बड़ी और संगठित फौज के साथ उनकी सहायता के लिए रवाना किया। स्वयं दिलेर खान भी पूरी सेना के साथ उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही यह अतिरिक्त मुगल फौज वहां पहुंची, मराठा घुड़सवारों को यह समझ में आ गया कि अब उनके सामने संख्या और संसाधनों में कहीं अधिक मजबूत बल मौजूद है। सीधे टकराव की स्थिति को अनावश्यक मानते हुए मराठा बल वहां से धीरे धीरे हट गया और अलग अलग दिशाओं में बिखर गया। इसके बाद दिलेर खान ने मराठा घुड़सवारों का लगभग 2 कोस तक पीछा किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह उलझाने या निर्णायक लड़ाई में बांधने की कोशिश नहीं की। पीछा रोकने के बाद वह वापस भूपलगढ़ लौटा। वहां पहुंचकर उसने किले की पूरी किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में मराठा पक्ष इस किले का दोबारा उपयोग न कर सके। जो रसद और सामग्री वहां से ले जाई नहीं जा सकती थी, उसे वहीं जला दिया गया। इस तरह भूपलगढ़ को न केवल खाली किया गया, बल्कि उसे सैन्य दृष्टि से अनुपयोगी बना दिया गया। इसी दौरान मराठा पक्ष को यह सूचना मिली कि इर्ज खान और बाजाजी निम्बालकर परांडा से दिलेर खान की सेना के लिए रसद और आपूर्ति का एक बड़ा काफिला लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह काफिला
भूपलगढ़ अभियान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुगल सेना का पूरा भरोसा इसी नियमित रसद आपूर्ति पर टिका हुआ था। यह जानकारी मिलते ही वही मराठा बल जो पहले भूपलगढ़ के आसपास सक्रिय था, तुरंत अपनी दिशा बदलकर पूरब की ओर मुड़ा। उन्होंने सीधे किले के आसपास टकराव जारी रखने के बजाय रणनीतिक रूप से दुश्मन की आपूर्ति लाइन को निशाना बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद मराठा घुड़सवार दल परांडा से लगभग 15 कोस दूर भीमा नदी के पास उस रसद काफिले से जा टकराया। यह स्थान खुला होने के बावजूद अचानक हमले के लिए उपयुक्त था। मराठों के अचानक आक्रमण से मुगल पहरेदार पूरी तरह चौंक गए और स्थिति को संभालने में असफल रहे। काफिले की सुरक्षा कर रही मुगल टुकड़ी पास के जिले के एक छोटे किले में शरण लेने को मजबूर हो गई। इस दौरान मराठों ने बिना समय गवाए रसद के पूरे काफिले पर कब्जा कर लिया। अनाज, घोड़ों के लिए चारा, हथियारों से जुड़ी सामग्री और अन्य सैन्य आपूर्ति पूरी तरह मराठों के हाथ लग गई, जिससे दिलेर खान की आगे की सैन्य योजना को सीधा नुकसान पहुंचा। यह पूरा अभियान 2 कारणों से विशेष महत्व रखता है। पहली बात, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के मुगल पक्ष में चले जाने के बावजूद सैन्य और राजनीतिक स्तर पर पूरी तरह सक्रिय और सतर्क थे। उन्होंने न तो अपने राज्य की सुरक्षा को ढीला किया और न ही भावनात्मक कारणों से अपने अभियान रोके। वे इस स्थिति में भी मुगल सेना का सामना करने और उनके अभियानों को बाधित करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्य की रक्षा को व्यक्तिगत परिस्थितियों से अलग रखा था। दूसरी बात, यह घटना मराठा सैन्य रणनीति और काम करने के तरीके की समझ को साफ दिखाती है। मराठों ने इखलास खान की टुकड़ी पर उस समय हमला किया जब वे संख्या में उससे कहीं अधिक थे, जिससे सीधी भिड़ंत उनके लिए लाभकारी थी। लेकिन जैसे ही एक बड़ी और संगठित मुगल सेना मौके पर पहुंची, मराठों ने जिद करके लड़ाई जारी रखने के बजाय तत्काल पीछे हटना बेहतर समझा। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से दिखाया कि उनका उद्देश्य अनावश्यक नुकसान उठाना नहीं, बल्कि दुश्मन की कमजोर नस पर वार करना था। इसी सोच के तहत उन्होंने मोर्चे से हटकर काफी पीछे जाकर दुश्मन की रसद लाइन पर हमला किया, जिससे मुगल सेना को लंबे समय तक नुकसान हुआ और उनका अभियान कमजोर पड़ गया। दूसरी तरफ भूपलगढ़ के किले को पूरी तरह ढाने के बाद दिलेर खान ने वहां रुकने के बजाय अपनी सेना को समेटा और बीजापुर की दिशा में कूच किया। इस दौरान उसने बीजापुर दरबार से जुड़े मसूद खान को साफ संदेश भिजवाया कि उसे अब यह पूरी तरह समझ में आ गया है कि मसूद खान छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ गुप्त संपर्क बनाए रखते हुए दोहरी नीति अपना रहा था और मुगल अभियानों की जानकारी परोक्ष रूप से मराठों तक पहुंचा रहा था। दिलेर खान के इस संदेश का अर्थ केवल शिकायत तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संकेत भी था कि वह दक्कन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शने के मूड में नहीं था जो मुगल हितों के खिलाफ काम कर रहा हो। कुछ ही समय बाद दिलेर खान हलसंगी पहुंच गया, जहां से वह आगे के अभियानों और दक्कन की स्थिति पर नजर रखने लगा। इस चरण तक पहुंचते पहुंचते यह स्पष्ट हो गया था कि छत्रपति संभाजी महाराज की मौजूदगी का उपयोग वह केवल एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में कर रहा था, न कि उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने देने के इरादे से। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके बाद दिलेर खान बोमनहल्ली पर हमला करके लौट गया। अपनी बड़ी तोपें और अन्य भारी सामान बोमनहल्ली में छोड़कर वह 15 नवंबर 1679 को रवाना हुआ और मखनापुर पहुंचा और वहां से 17 नवंबर को वह जलगेरी पहुंचा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के डर की वजह से वह आगे नहीं बढ़ सका और बीजापुर पर हमला नहीं किया। लेकिन इससे पहले छत्रपति संभाजी महाराज दिलेर खान से यह दावा कर चुके थे कि वह मुगलों के लिए कई किले और इलाके जीत लेंगे। इसके अतिरिक्त मिराज के नायक और वहां के लोग अब्दुल फैयाज के माध्यम से गुप्त रूप से मुगलों के साथ गठबंधन में थे और इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज और इन लोगों पर भरोसा करते हुए दिलेर खान ने मिराज और पन्हाला की ओर कूच करने का निर्णय लिया। उसे यह उम्मीद थी कि इस कदम से छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल इलाकों से लौटकर वहीं आ जाएंगे। इसी उद्देश्य से 17 नवंबर को वह जलगेरी से चला और टिकोटा पहुंचा,
जब उसके अग्रदल का नेतृत्व करने वाला इखलास खान टिकोटा पहुंचा तो उसकी सेना ने नगर में लूटपाट शुरू कर दी। इसके चलते हिंदू महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुओं में कूद पड़ी और डूब गईं। लगभग 3000 हिंदू बंदी बना लिए गए और नगर को पूरी तरह लूट लिया गया। इसके बाद 19 नवंबर को दिलेर खान टिकोटा से रवाना हुआ और मार्ग में लूटपाट करता, गांवों को उजाड़ता तथा लोगों को बंदी बनाता हुआ होनवाड़ और तेलसंग के रास्ते अत्थानी पहुंचा। जब 22 नवंबर को वह अत्थानी से निकलकर ऐनापुर की ओर बढ़ रहा था, तब इसी मार्ग में उसे यह समाचार मिला कि छत्रपति संभाजी महाराज उसकी सेना से भागकर बीजापुर चले गए हैं। यह सुनते ही दिलेर खान ने उसी स्थान से अपना मार्ग बदल दिया और तुरंत बीजापुर की ओर कूच करने लगा। इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने विश्वास पात्र लोगों को भेजकर छत्रपति संभाजी महाराज को समझाने और वापस लाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ जब छत्रपति संभाजी महाराज बीजापुर पहुंच गए तो मसूद खान ने उनके लिए कपड़े, बिछौने और दूसरी जरूरी चीजें भिजवाईं। लेकिन जब दिलेर खान को यह पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज उसकी सेना से निकलकर बीजापुर पहुंच चुके हैं तो वह मसूद खान पर बहुत नाराज हुआ। इसी दौरान अब्दुल रज्जाक ने दिलेर खान से अनुमति मांगी कि वह बीजापुर जाकर छत्रपति संभाजी महाराज के मामले को संभाले। अनुमति मिलने के बाद वह 29 नवंबर को बीजापुर पहुंचा। अब्दुल रज्जाक के आगमन का उद्देश्य समझते ही छत्रपति संभाजी महाराज ने 1 दिसंबर 1679 की रात घोड़े पर सवार होकर बीजापुर छोड़ दिया और पन्हाला की ओर प्रस्थान किया। अपने पुत्र के पन्हाला पहुंचने की खबर सुनते ही एकोजी को लिखे गए अपने पत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र की सुरक्षित वापसी के बारे में जानकारी दी। इस पत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह साफ किया कि उनके पुत्र मुगल पक्ष में चले गए थे और उन्हें वापस लाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। उन्होंने यह भी लिखा कि छत्रपति संभाजी महाराज को स्वयं यह समझ में आ गया था कि न तो मुगल साम्राज्य में, न बीजापुर की बादशाहत में और न ही भगानगर अर्थात हैदराबाद में काम उनकी इच्छा के अनुसार होने वाले थे। इसी समझ के आधार पर वह पत्र के उत्तर में लौट कर आए और छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले, जिसके बाद पारिवारिक मामलों में उचित रीति से मेल मिलाप किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रयासों के अतिरिक्त यह प्रश्न भी उठता है कि ऐसा कौन सा कारण रहा होगा जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को सही समझ दी। संभवतः इसका उत्तर 1 जनवरी 1680 को मुंबई से लिखे गए एक पत्र के अंश में मिलता है। इस पत्र में बताया गया है कि दिलेर खान ने शरजा खान और अन्य सरदारों के साथ मिलकर अत्थानी को लूटा। इसके बाद नगर को पूरी तरह जला दिया और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया। इस घटना से शरजा खान और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों असंतुष्ट थे और बंदियों को छोड़ने के पक्ष में थे, लेकिन दिलेर खान ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद वे दोनों दिलेर खान को छोड़कर बीजापुर चले गए। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि छत्रपति संभाजी महाराज का दिलेर खान से चोरी छिपे निकल जाना सही था और इसका कारण दिलेर खान का निर्दय व्यवहार था। हालांकि अंग्रेजी पत्र में यह जो सूचना दी गई थी कि शरजा खान भी दिलेर खान को छोड़कर चला गया था, वह सही नहीं थी। इन घटनाओं को सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज का मुगलों के पास जाना, कह देना इतिहास को गलत तरह से देखना होगा। यह किसी धोखे की कहानी नहीं थी, बल्कि मुगल सत्ता ने जानबूझकर ऐसी हालत बनाई थी जिसमें एक युवा उत्तराधिकारी को बार बार उकसाया गया, उलझाया गया और अपने ही लोगों से दूर करने की कोशिश की गई। दिलेर खान ने उनके साथ सम्मान दिखाने का दिखावा किया। उन्हें असली अधिकार नहीं दिए गए, बल्कि उनके नाम का इस्तेमाल मराठा किलों और मराठा सैनिकों पर दबाव बनाने के लिए किया गया। यह भी कोई इत्तेफाक नहीं था कि जहां जहां मुगल सेना ने लूट, जोर जबरदस्ती और बेदर्दी की हदें पार की, वहीं छत्रपति संभाजी महाराज का उस सत्ता से भरोसा टूटता चला गया। जिस व्यवस्था की ताकत डर, चालबाजी और बेगुनाह लोगों को सजा देने पर टिकी हो, उसमें बने रहना आत्मसम्मान नहीं, बल्कि चुपचाप साथ देना होता है। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज का वहां से निकलना भागना नहीं था, बल्कि उस राजनीति से अलग होना था जो उन्हें मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहती थी। यह उस समझ का संकेत था जो अनुभव के बाद आई और जिसने आखिरकार उन्हें उनकी सही जगह की ओर लौटने पर मजबूर किया। और हम सौभाग्यशाली हैं
कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज समय रहते मुगलों से दूर हो गए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो राजा सूरजमल के दिल्ली अधिकार की गूंज को महसूस कीजिए, पुरंदर की घेराबंदी को समझिए और रानी कर्णावती के गढ़वाल संघर्ष की कहानी जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।